हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन फिनिश करके रखा है फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक और फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट यूनिट जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी एक इम्पोर्टेंट यूनिट होता है क्योंकि इसमें डेरिवेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एन एरिया ऑफ केमिस्ट्री, is an area of chemistry which deals with the study of interconversion between chemical reactions or chemical energy, between chemical energy and electrical energy। देखिए मैंने ऐसे कुछ लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एन एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाइस, बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, बराबर है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पर कभी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ केमिकल्स आपस में रिएक्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी केमिकल्स के अंदर जब हम करंट पास करते हैं तो नई केमिकल रिएक्शन होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी हम लोग कहाँ पर करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा कंसेप्ट है विच इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इम्पोर्टेंट केमिकल्स। कई सारे केमिकल्स बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ऐसा केमिकल है विच इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोप, डिटर्जेंट्स एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड, NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। जब हम लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट कराते हैं तो हम लोग NaOH को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस करा सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बराबर है। इसके अलावा अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देखें तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नाउ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या, तो रिफाइनिंग मतलब क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, बराबर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स का रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम लोग कई सारे मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन है क्योंकि इसमें बेसिकली जो प्रोसेस यूज होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। अगेन हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अलावा देखते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स मतलब क्या, तो कोई भी इंफीरियर क्वालिटी का अगर मेटल है उसे अच्छा डेकोरेटिव बनाना है तो जो सुपीरियर क्वालिटी का मेटल होता है उसकी कोटिंग हम लोग चढ़ा देते हैं इंफीरियर मेटल के ऊपर, और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, रिस्ट वॉच के डायल्स को देखिए, ऐसा लगता है कि गोल्डन कलर का है, कॉपर कलर का है, सिल्वर कलर का है। इवन
स्पेक्स पहनते हैं तो उसकी मेटालिक फ्रेम अगर है, बेल्ट्स पहनते हैं तो उसके जो बेल्ट्स के लॉक्स होते हैं ये मेटालिक हमें दिखते हैं। तो ये कैसे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इवन आप लोगों ने कभी सिल्वर प्लेटिंग एंड गोल्ड प्लेटेड आर्टिकल्स बहुत बार देखे होंगे। हम लोग जनरली मिठाई खरीदते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी थीन शीट होती है, सिल्वर कोटिंग होती है। तो वैसे ही हम लोग मेटल्स के ऊपर करा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा एक रिसर्च अगर हम लोग देखें, करंट रिसर्च देखें तो करंट रिसर्च होता है फ्यूल सेल्स। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग एरिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे आजकल जो व्हीकल्स है उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिज़ाइन करने लगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये कैसे काम करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो ये काम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। बराबर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम लोग पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर चलने वाले व्हीकल्स को टोटली बंद कर दें। क्यों? क्योंकि इनका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है एंड इनके कारण काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो इन द फ्यूचर अभी तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक फ्यूल के ऊपर अप्लाई भी कर दिया, लॉन्च भी कर दिए प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रिक के ऊपर चलने वाली टू व्हीलर्स तो है, मार्केट में फोर व्हीलर्स भी आ चुकी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन किसका है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उन सब का बेसिस होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि आप लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ के रखा है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या? तो सर ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है तो वही दूसरी तरफ दूसरे स्पीसीज का क्या होता है? रिडक्शन होता है। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का होगा या इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप का होगा। एंड हर बार आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन की स्टडी करने को मिलेगी। अब इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इस इलेक्ट्रिक कंडक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द कंडक्टर्स। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले कंडक्टर्स। नाउ कंडक्टर्स का मीनिंग क्या होता है? कंडक्टर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे, अ सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज ट्रांसफर और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो occurs is called as कंडक्टर्स। देखिए बुक के हिसाब से कुछ ऐसी डेफिनेशन मिल जाएगी आप लोगों को। कंडक्टर्स का मतलब क्या? अ सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज ट्रांसफर और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑकर्स, उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। सिंपल लाइन में अगर कहना है तो सर कंडक्टर मतलब बस का कंडक्टर टिकट देता है, वो नहीं। कंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से कंडक्शन होगा। ना कंडक्शन मतलब क्या? इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा। एंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन में चार्ज फ्लो होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो कंडक्टर्स है ये बेसिकली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। एंड उसके अंदर होने वाला जो कंडक्शन है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। दैट इज मेटालिक कंडक्शन, नॉट इलेक्ट्रॉनिक। मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी हम लोग कहते हैं। नाउ मेटालिक कंडक्शन मतलब क्या? तो चार्ज ट्रांसफर ऑकर थ्रू द मेटल, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर ऑकर थ्रू द मेटल, इसे हम लोग कहेंगे मेटालिक कंडक्शन। एंड मेटालिक कंडक्शन क्यों होता है? तो इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू व्हाट? फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जस्ट इमेजिन हमारे घर में जो फिटिंग है इलेक्ट्रिक फिटिंग की, उसमें कंडक्शन होता है थ्रू द कॉपर वायर। कॉपर मेटल है या नहीं है? तो उसमें कॉपर वायर से करंट फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। तो मेटालिक कंडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसफर ऑफ मैटर
ट्रांसफर ऑफ मैटर इसके केस में नहीं होता। सोचिए, हम लोग जो कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, कभी देखा है कि कॉपर का लॉस हुआ है, कोई मटेरियल ट्रांसफर हुआ है? नहीं। एंड यहाँ पर सिर्फ करंट फ्लो होता है। क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में कंडक्शन बैंड होते हैं एंड वैलेंस बैंड होते हैं। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, जिसके कारण हम लोगों को कंडक्शन मिलता है। सो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता। एंड ये जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज़? दूसरे टाइप का जो कंडक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक कंडक्शन। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट छुपा हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट ऑकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, अब ये क्या है तो आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स मोल्टन स्टेट में है या फिर एक्वस सॉल्यूशन में अगर है तो दे विल प्रोड्यूस आयंस ड्यू टू डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं एंड वो आयन प्रोड्यूस करते हैं, और उन आयंस के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उनके सॉल्यूशन में से या फिर उनके फ्यूज स्टेट में से, मोल्टन स्टेट में से करंट का फ्लो होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और आयोनिक कंडक्शन। नाउ ये जो कंडक्शन होता है इट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर ऑफ मैटर। ट्रांसफर ऑफ मैटर, देखिए जब हम लोगों ने मेटालिक कंडक्शन के बारे में पढ़ा था तो मेटालिक कंडक्शन में कोई भी मैटर का ट्रांसफर हो रहा था क्या? नहीं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कंडक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब कंडक्शन होता है तो ट्रांसफर ऑफ मैटर हो सकता है। इसका मतलब ये कि इट इज़ 100% एसोसिएटेड विथ केमिकल चेंज। एसोसिएटेड विथ व्हाट? केमिकल चेंज। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है या फिर जब उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर कराते हैं तो वो डिसोसिएट होकर आयंस बनाते हैं। एंड उन आयंस के कारण, माइग्रेशन ऑफ आयंस के कारण यहाँ से फ्लो होता है करंट। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन, इन दोनों में फ़र्क है। वो थ्रू द मेटल होता है, ये थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। वहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ मैटर नहीं होता है, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ मैटर होता ही है। वहाँ पे कोई भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर केमिकल चेंज होता है। सो दोनों टाइप की कंडक्शन अलग अलग है। नाउ अगर हम लोग देखें तो हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ conductivities of solution, that is electrolyte solution। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग मिल रही है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, इट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस करके रखा है। इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसका जब हमें कंडक्टेंस मेजर करना होता है तो हम लोग उसका रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के साथ डील करेंगे, इवन कंडक्टेंस के साथ डील करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन उसे हम लोग कहते हैं। तो जब कंडक्टेंस के साथ डील करते हैं तो ये होता है कि कुछ कंपाउंड्स के अंदर से करंट काफ़ी अच्छे से फ्लो हो जाएगा, कुछ कंपाउंड के सॉल्यूशन में से करंट काफ़ी अच्छे से फ्लो हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनके सॉल्यूशन के अंदर से करंट अच्छे से फ्लो नहीं होता है,
इनफैक्ट कुछ ऐसे भी तो कंपाउंड्स मिल सकते हैं कि जिनके सॉल्यूशन में से करंट ही पास ना हो। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के कारण, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले लेसन में पढ़ के रखी है। इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होके आयन प्रोड्यूस करता है एंड दैट आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ द करंट। मीन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनके डिसोसिएशन होने पे आयन मिलता है एंड उन आयंस के कारण दैट अलाउ द पासेज ऑफ द करंट। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें अगर करंट पास करते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो सोडियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम क्लोराइड लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट लीजिए, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स तो 100% होते हैं। नाउ हमें एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पर कि सर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में अगर आता है या फिर एक्वस सॉल्यूशन में उसे अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें से करंट पास होगा। हाँ होगा, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है ये होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में ये सोडियम क्लोराइड एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसमें एसिड्स आते हैं, अल्कलीज भी आते हैं, सारे के सारे आते हैं, लेकिन सारे के सारे इक्वल क्वांटिटी में आयन प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हायर होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हायर होने से क्या होगा सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हायर होने से उनका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। डिसोसिएशन ज़्यादा जब होगा तो दे विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस, एंड जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में आयन प्रोड्यूस करते हैं तो कंडक्शन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग समझ में आ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेंगे, एज अ रिजल्ट उनके सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जाम्पल क्या, तो ऑल आयोनिक सॉल्ट्स, सारे के सारे सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल NaCl ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल KCl ले लीजिए, और भी कोई सॉल्ट अगर है तो सारे के सारे जो सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ना सिर्फ आयोनिक सॉल्ट्स की अगर बात करें, इनफैक्ट सॉल्ट सारे के सारे आयोनिक होते हैं। हम लोग इससे भी देखें CH3COONA सोडियम एसिटेट, तो ये भी क्या है, सॉल्ट है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा है सॉल्ट्स के बारे में। देन इसमें एसिड्स भी होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल H2SO4, फॉर एग्जांपल HNO3 ऑल्सो। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। अल्कलीज की बात करते हैं तो अल्कलीज भी जो स्ट्रॉन्गर है, जैसे मान लीजिए कि NaOH है, KOH है, इसके अलावा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी स्ट्रॉन्गर अल्कलीज मिलेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ एसिड्स एंड अल्कली को स्ट्रॉन्ग कैसे साबित करते हैं, तो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट पढ़ के रखा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड द बेस। जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फिर चाहे एसिड हो या फिर बेस हो। तो इसमें एग्जांपल देखिए, सॉल्ट आ गए, एसिड्स भी आ गए एंड अल्कलीज भी आ गए। दूसरे टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसे आप लोग कहते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका आयोनाइजेशन कम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब कम होती है तो दे विल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ आयंस, कम आयन प्रोड्यूस करेंगे। नाउ ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए,
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर उतने क्या रहेगा, अच्छा कंडक्शन मिलेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका डिसोसिएशन कम होता है, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, एज अ रिजल्ट कम नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस कराते हैं एंड देयरफॉर इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नो इसमें एग्जांपल आते हैं एसिड्स एंड अल्कलीज, दैट इज बेस हम लोग कहेंगे। तो वीक एसिड का कॉमन एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक एसिड, इवन हाइड्रोजन साइनाइड की अगर आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड इज ऑल्सो वेरी वीक एसिड। अल्कली की अगर आप बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो पढ़ते हैं दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अल्कलीज आप दे सकते हैं, जैसे कि फेरस हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, क्योंकि इनका डिसोसिएशन वीक होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद दूसरी जो कंडीशन है ऑब्वियसली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस और ऐसे कंपाउंड्स जिनके सॉल्यूशन में से करंट ही पास ना होता। तो फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, एक्चुअली अगर देखें तो ऐसे सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो डिसोसिएट होता ही नहीं। अब डिसोसिएट अगर होगा ही नहीं तो क्या वो आयन प्रोड्यूस करेगा, नहीं। अगर वो आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या कंडक्शन होगा, नहीं होगा। ऐसे केस में उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल यूरिया, इसके सॉल्यूशन में से आप करंट पास करके देखिए, बिल्कुल नहीं होता। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इवन अगर आप लोग बेंजीन को लेते हैं तब भी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट क्लियर है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है कहाँ से, ड्यू टू द कंडक्टिविटीज ऑफ द सॉल्यूशन। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ये समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। होप सो कि आप लोगों को ये टर्म्स पता होगी, फिजिक्स में वगैरह होगा। और सबसे पहले पढ़ते हैं ओहम्स लॉ। ना ओहम्स लॉ का कहना क्या होता है, तो ओहम्स लॉ का कहना ये होता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल आर से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज equal to the potential difference जिसे हम लोग कहते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो मैथमेटिकली अगर आप लोगों को ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट करना है तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन I बन जाएगा। नाउ V की अगर बात करें तो V का जो यूनिट होता है, ये यूनिट हम लोग क्या देते हैं, तो वोल्ट देते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट, जिसे V कहते हैं। ठीक है। एंड अगर हम लोग करंट की बात करें तो जो करंट होता है, इस करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ये होता है एम्पियर, दैट इज A। सो देयरफॉर R का यूनिट अगर आप लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन A हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट V, कुछ ऐसा। ठीक है, ये एक बन सकता है, या फिर हम लोग रेजिस्टेंस के लिए यूनिट देते हैं ओहम। क्या देते हैं, ओहम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल जिसे कहते हैं ओमेगा। बराबर है। सो देयरफॉर ओहम्स लॉ में आप लोगों को किसके बारे में पता चला, तो अबाउट द रेजिस्टेंस पता चला। एंड रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या मिलता है, तो इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट। सो देयरफॉर आप लोगों के पास जो यूनिट आया उसे हम कहते हैं ओहम। तो ओहम इज इक्वल टू क्या बन गया फिर, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर बन गया। बराबर है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ कंसेप्ट है। तो इसके बाद समझते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक
resistance. It is also called as specific resistance. इसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल दैट इज कॉल्ड एज रो. इसे हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं. ये है रो. नाउ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं जरा देखिए. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the cross sectional area. इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग इसे मैथमेटिकली लिखें तो क्या इक्वेशन बनता है? देखिए इसका कहना क्या लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? A हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. L मतलब लेंथ हो गई. तो यहाँ पर हम लोग एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे. R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A. यहाँ पर जो रो है इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ इफ अगर मैंने लेंथ एंड एरिया को कर दिया यूनिटी, इसका मतलब क्या? अगर आप लोग सेंटीमीटर में काउंट करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर कर देता हो या फिर मीटर कर देता हो. चलो लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर कहते हो एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर करते हो. तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू रो मिलेगा. R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रो. अब इस रो को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए जरा. रो मतलब रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. The specific resistance is nothing but the resistance. Specific resistance is nothing but the resistance of a conductor having length and area unity. मतलब लेंथ 1 मीटर ले सकते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. लेंथ 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की अगर आप बात करते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ये आप लोगों को क्या मिल रही है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर. नाउ इस इक्वेशन को अगर आप लोग अरेंज करके देखें तो इसे जब आप लोग अरेंज करेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो यू विल गेट रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल मिल जाएगा ये. नाउ इसके यूनिट के बारे में आप लोग सोचिए जरा. यूनिट को अगर हम लोग देखें तो R का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? ओहम. ठीक है. A का अगर मान लीजिए मैंने ले लिया मीटर स्क्वायर एंड L की अगर बात करें तो लेंथ अगर हम लोग लेते हैं मीटर में तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो क्या बच गया? ओहम मीटर और आप लोग लेते हो ओहम सेंटीमीटर. तो ये यूनिट हम लोग दे सकते हैं किसके लिए? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए, जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को आप लोग रिप्रेजेंट करते बाय कैपिटल G. हम लोगों को एक चीज़ पता है कि कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ये हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. सो देयरफॉर अगर हम लोग G की बात करते हैं तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R हो जाएगा. नाउ अगर हम लोग इसके यूनिट्स की तरफ ध्यान देते हैं तो इसका जो SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट होता है CM1, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से. अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम.
सो देयरफॉर 1 CM1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अगर ओहम है तो ये ऊपर चला गया, इसे हम लोग कहते हैं ओहम इनवर्स, और इसी को हम लोग कहेंगे ओहम का उल्टा क्या होता है, मोह होता है, बराबर है। नाउ इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, देखिए 1 CM1 इज इक्वल टू ओहम इनवर्स, इसके अलावा हम लोग दे सकते हैं दैट इज एम्पियर वोल्ट इनवर्स आता है, क्योंकि आप लोगों ने ओहम के बारे में कुछ पढ़ के रखा था, एंड ये हो जाता है दैट इज CV इनवर्स S इनवर्स। सर ये कैसा है, तो एम्पियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है कूलोम पर सेकेंड, यहाँ पर जो C है इसका मतलब होता है कूलोम, इसका मतलब क्या होता है कूलोम, एंड कूलोम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड S की अगर बात करें तो इट इज व्हाट, टाइम इन सेकेंड, एंड V का मतलब तो आपको पता है दैट इज वोल्ट। सो देयरफॉर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या मिलता है, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस मिलता है। अब चलते हैं कंडक्टिविटी की तरफ। कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर k, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एंड इन केस ऑफ द सॉल्यूशन इसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी भी कहने वाले हैं। नाउ कंडक्टिविटी अगर आपको देखना है तो आप लोगों को एक चीज़ पता है कि G इज इक्वल टू 1/R, बराबर है ना, G इज इक्वल टू 1/R, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी हाँ मान लिया। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंडक्टेंस को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे तो कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका रेसिप्रोकल ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, बराबर है। यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो G इज इक्वल टू K इंटू A/L दे सकते हैं, वेयर K इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। नाउ इफ अगर मैंने एरिया एंड लेंथ को कर दिया यूनिटी, मतलब एक बना देते हैं, मीन्स जस्ट अज्यूम के एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ लिया 1 मीटर की, तो G इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सोचिए जरा, G इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। तो K को कैसे डिफाइन किया, तो K मतलब क्या, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, बराबर ना, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एंड एरिया यूनिटी, हैविंग लेंथ एंड एरिया क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी कहते हैं। नाउ इन केस ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के केस में जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि इट इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैविंग फिक्स वॉल्यूम। क्या है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैविंग फिक्स वॉल्यूम, से फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 मीटर क्यूब हो सकता है। नाउ इसे अगर हम लोग कंबाइन करके देखें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कुछ इक्वेशंस है ना, ये कुछ इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को आप लोग अगर कंबाइन करके देखते हैं तो आप लोगों को इक्वेशन क्या मिलेगा, आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा K इज इक्वल टू G इंटू L/A, राइट। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो G इज इक्वल टू क्या होता है 1/R एंड ये हो जाएगा L/A एंड K इज इक्वल टू बन जाता है 1/ρ, दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। सोचिए जरा, कंडक्टेंस अगर रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल बन गई किसकी, रेजिस्टिविटी की बन गई। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आप लोगों को हेल्प करते हैं ना। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी को अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों को मिलता है ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स।
क्या मिलेगा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स मिलेगा। देखिए यहाँ पर नीचे ओहम है, ऊपर चला गया ओहम इनवर्स हो गया, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक मीटर बचेगा। ये ऐसा यूनिट होता है, ये कौन सा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। एंड कॉमन यूनिट की अगर बात करें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स को भी। तो ये बेसिक टर्म्स हमें आगे बहुत हेल्प करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर और भी कोई एक लॉ पढ़ना है हमें, उस लॉ में हेल्प करेंगे।